आर्टिकल लेक्चर नंबर 7 करंट अफेयर सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट मार्शल। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के एक फेक एनकाउंटर केस में एक कैप्टन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, ठीक है। तो उसके बाद आर्टिकल 33 कोर्ट मार्शल, ये सारी चीजें, आर्मी ट्रिब्यूनल, ये सारी चीजें न्यूज के अंदर आ गई। तो इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आज हम। कोर्ट मार्शल होता क्या है? अगर मान लो किसी नॉर्मल सिटीजन को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी तहसील में, किसी छोटे कोर्ट में उसका केस चलता है। तो वैसे ही अगर आर्मी मैन के ऊपर कोई केस आता है, कोई उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसका केस चलता है कोर्ट मार्शल, ठीक है। अब कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले एक कोड ऑफ एक इंक्वायरी का बोर्ड होता है, इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाती है। जैसे मान लो मैंने कोई एफआईआर रजिस्टर कराई, तो उसके पहले इंक्वायरी होगी, पुलिस विटनेस को इकट्ठे करेगी, प्रूफ इकट्ठे करेगी, चार्जशीट बनाएगी, ठीक है। वैसे ही आर्मी के केस में होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। सीधा कोर्ट मार्शल नहीं होता, पहले होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, ठीक है। मतलब वो पहले चार्जेस इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो कंप्लेंट करी गई है, जो चार्जेस लगाए गए हैं, वैलिड है भी या नहीं है, कोई झूठा केस तो नहीं है, कुछ भी तो गड़बड़ तो नहीं है। तो वो काम करेंगे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाले। जैसे पुलिस अपना काम करती है, एक इंक्वायरी करती है, विटनेस से बात करती है, प्रूफ इकट्ठे करती है, वैसे ही आर्मी के केस में होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है उसका काम क्या होता है? एविडेंस और विटनेस की स्टेटमेंट लेना, ठीक है। जैसे पुलिस का काम होता है, वही काम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का होता है, एविडेंस एंड विटनेसेस की स्टेटमेंट लेना। और साथ में जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है पनिशमेंट नहीं दे सकते, कैन नॉट गिव पनिशमेंट, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाती है, वो जो आर्मी पर्सनल होता है या जो सोल्जर है, उसके सीनियर ऑफिसर को, यानी उसके कमांडिंग ऑफिसर को सबमिट की जाएगी। अब वो ऑफिसर जो है वो चेक करेगा कि जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो उसकी इंक्वायरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने जो सबमिट करी है, वो ठीक है या नहीं है। तो उसके बेसिस पे आर्मी पर्सनल के ऊपर चार्जेस फाइनल किए जाएंगे, ठीक है। चार्जशीट फाइल होगी, जो चार्जशीट फाइल की जाएगी कमांडिंग ऑफिसर के पास। उसके बाद जो उसके ऊपर चार्जशीट जमा होने के बाद जो सोल्जर है उसके ऊपर चार्जेस फाइल किए जाएंगे, ठीक है। और जब चार्जेस फाइल हो जाएंगे उसके बाद हियरिंग शुरू होगी, उसके बाद कोर्ट मार्शल शुरू होगा, ठीक है। डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं सारे। सबसे पहले अगर कंप्लेंट फाइल होगी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास जाएगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, साथ में विटनेसेस की स्टेटमेंट इकट्ठी करेगी। वो इकट्ठा करने का एक चार्जशीट बनाएगी, चार्जशीट बनाने के बाद वो कमांडिंग ऑफिसर को देगी, कमांडिंग ऑफिसर उस पर चार्जेस फाइल करेगा, चार्जेस फाइल करने के बाद हियरिंग स्टार्ट होगी, फिर कोर्ट मार्शल स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां तक इतना क्लियर है। अब जो कोर्ट मार्शल होता है, जो कोर्ट मार्शल अगर कुछ जब जजिस कोर्ट मार्शल जब शुरू होगा, जजिस के सामने जो आर्मी पर्सनल है उसको खड़ा किया जाएगा, जैसे नॉर्मल कोर्ट में होता है, सिविल कोर्ट में वैसे ही प्रोसीजर चलेगा। कोर्ट केस चलने के बाद जो कोर्ट मार्शल है सीधा पनिशमेंट नहीं सुनाएगी, वो अपनी रिकमेंडेशन, ठीक है, वो सीनियर कमांडिंग ऑफिसर को भेजेगी। जैसे एक कमांडिंग ऑफिसर होता है इसमें, जैसे नॉर्दर्न कमांड होगी, साउदर्न कमांड होगी, ईस्टर्न कमांड होगी, जो सबसे सीनियर ऑफिसर होगा ना कमांड का, उसके बाद एक रिकमेंडेशन भेजी जाएगी कि आपके ऑफिसर के खिलाफ ये चार्जेस हैं, उसके बेसिस पे ये हमने पनिशमेंट तय की है, ठीक है। सीधा जैसे नॉर्मल कोर्ट में आप जाओगे, किसी कोर्ट में अगर कोई सजा सुना दी, आप बड़े कोर्ट में अपील तो कर सकते हो, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तो जा सकते हो, ठीक है। बट आपके पास सजा तो वो फाइनल होगी ना कि आपको इतनी सजा मिल चुकी है। इस केस में वो सजा फाइनल नहीं होती, आप सजा आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती। इंप्लीमेंट तभी होगी, पहले वो कमांडिंग ऑफिसर के पास जाएगी, जो कमांड का सबसे सीनियर ऑफिसर है, नॉर्दर्न कमांड का सबसे सीनियर ऑफिसर है, उसके पास पहले कंप्लेंट रिकमेंडेशन जाएगी, उसके बाद काम शुरू होगा, ठीक है। रिकमेंडेशन पहले कमांडिंग ऑफिसर के पास जाएगी। अब जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसके बाद एक टीम होती है लीगल एडवाइजर्स की, जो एक तरह से आर्मी के लॉयर हो गए, ठीक है। उनके पास वो जाएगी, जो रिकमेंडेशन पीछे कोर्ट मार्शल से आई है, पहले वो जो कमांडिंग ऑफिसर है कोर्ट मार्शल से रिकमेंडेशन लेके अपनी जो लीगल टीम है, जो आर्मी के वकील हैं, उनको देंगे। वो वकील पहले देखेंगे कि जो सजा है वो सही तय की गई है कि गलत की गई है, प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल पनिशमेंट है या नहीं। मतलब कि जिस केस में उसको 2 साल की सजा हुई है या 5 साल की सजा हुई है, कहीं सजा कम तो नहीं है, सजा ज्यादा तो नहीं है, पहले वो चेक किया जाएगा। उसके अंदर कोई फाउल प्ले तो नहीं है, कोई गलत सजा तो नहीं सुना दी गई, किसी और बंदे को फ्रेम तो नहीं किया गया, कोई झूठे चार्जेस तो नहीं है। तो ये लीगल टीम वो चेक करेगी, उसको पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, ठीक है। लीगल एडवाइजर्स वो करने के बाद वो 3 काम कर सकते हैं, या तो वो रिमिशन करेंगे, मतलब जितनी सजा है सजा को कम करने की बात करेंगे, या तो सजा सेम रहेगी, ठीक है, या फिर इंक्रीज दी पनिशमेंट, मतलब या तो सजा बढ़ा सकते हैं, सजा घटा सकते हैं, या सजा उतनी ही रह सकती है। ये लीगल टीम बताएगी, लीगल टीम ही अपनी एडवाइस देगी कमांडिंग ऑफिसर को।
कमांडिंग ऑफिसर को, ठीक है। अगर सजा कम करने की बात है तो कमांडिंग ऑफिसर जो पोस्ट का सबसे सीनियर ऑफिसर है, जो कमांडिंग ऑफिसर विंग का है, वो सजा सीधे सीधी कम कर सकता है। उसको किसी की पावर की जरूरत नहीं है, उसके डिस्क्रिशन है अपनी, उसको किसी की कमांड की जरूरत नहीं है। कमांडिंग ऑफिसर सजा सीधी सीधी कम कर सकता है, ठीक है, नो परमिशन रिक्वायर्ड। और वही अगर उसको सजा बढ़ानी है तो सजा बढ़ाने के लिए वापसी कोर्ट मार्शल में केस जाएगा, फिर से सारा प्रोसीजर होगा, ठीक है। अभी तक समझ आया? सबसे पहले एलिगेशंस किसी आर्मी पर्सनल पे लगाए गए, सबसे पहले क्या होगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी, विटनेस की स्टेटमेंट होगी, प्रूफ होगा, प्रूफ इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद एक चार्जशीट बनाई जाएगी, चार्जशीट बना के कमांडिंग ऑफिसर को दी जाएगी। उस कमांडिंग ऑफिसर उसमें चार्जशीट के बेसिस पे उसके ऊपर चार्जेस फाइल करेगा, चार्जेस फाइल करके आगे हियरिंग शुरू होगी, कोर्ट मार्शल शुरू होगा। कोर्ट मार्शल उसकी हियरिंग शुरू होने के बाद जजेस के सामने जो आर्मी पर्सनल था, जो सोल्जर था, इसके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, उन दोनों की भी उससे बातचीत की जाएगी। जैसे नॉर्मल कोर्ट चलता है वैसे हियरिंग्स होंगी। हियरिंग्स के बाद कोर्ट मार्शल अपनी रिकमेंडेशन आगे जो सीनियर ऑफिसर है विंग का, उसको अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा। रिकमेंडेशन भेजने के बाद जो कमांडिंग ऑफिसर उस रिकमेंडेशन को अपनी लीगल एडवाइजर्स की टीम को देगा, आर्मी के वकील को देगा। उसके बाद वो चेक करेंगे कि कोई फाउल प्ले तो नहीं है, लीगलिटी क्या है, प्रोपोर्शनल पनिशमेंट है या नहीं है, ठीक है। यहां तक सारे डाउट्स क्लियर हुए? अब नेक्स्ट आता है कि अगर किसी आर्मी ऑफिसर के पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन होती है उसके होता है प्री कंफर्मेशन पिटीशन, मतलब कि जब कोर्ट मार्शल की रिकमेंडेशन किसी कमांडिंग ऑफिसर को गई, सीनियर मोस्ट ऑफिसर को गई, उस समय जो सोल्जर है जो जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, वो एक लेटर लिख के पिटीशन दायर कर सकता है कमांडिंग ऑफिसर के बाद, बट कमांडिंग ऑफिसर के डिसीजन से पहले, ठीक है। जब कोर्ट मार्शल ने रिकमेंडेशन भेजी उस समय उसने लेटर भेजा, तो वो आएगा प्री कंफर्मेशन पिटीशन में। अगर कोर्ट मार्शल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कमांडिंग ऑफिसर ने सजा सुना दी, फाइनल डिसीजन ले दिया, तो उसके बाद जो लेटर लिखेगा वो लेटर लिखेगा गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, वो आएगा पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन में, ठीक है। पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन में आएगा तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर लिखेगा सेंटेंस फाइनलाइज होने के बाद, पोस्ट कंफर्मेशन। जब प्री कंफर्मेशन होगा लेटर लिखेगा वो कमांडिंग ऑफिसर को, जब कोर्ट मार्शल अपनी रिकमेंडेशन कमांडिंग ऑफिसर को भेजेगा उस समय लिख सकता है, सजा सुनाने से पहले। सजा सुनाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए, ये प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं चैलेंज डिसीजन इन आर्मी ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो जो जिस सोल्जर के ऊपर जो जो अगर उसके ऊपर चार्जेस फाइनल हो गए, उसको सजा सुना दी गई है, तो वो ऑफिसर आर्मी ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज कर सकता है, ठीक है। चैलेंज कर सकता है आर्मी ट्रिब्यूनल के ऊपर, बेसिकली आर्मी की कोर्ट होगी। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है कि जहां पे जस्टिस डिलीवर हो, जस्टिस देने की जगह, उसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो आर्मी ट्रिब्यूनल के अंदर को सोल्जर जा सकता है, ठीक है। अगर वो आर्मी ट्रिब्यूनल के जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। और बाद में लास्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट की मर्सी पिटीशन, ठीक है। मतलब अब तक अगर सजा सुना दी गई तो पहले उसके 2 ऑप्शंस हैं, एक तो वो पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन लिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ठीक है। उसके बाद वो जो कमांडिंग ऑफिसर का डिसीजन था उसको चैलेंज कर सकता है आर्मी ट्रिब्यूनल में, आर्मी कोर्ट में। उसके बाद वो लेके जाएगा उसको हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या प्रेसिडेंट में, ठीक है। और उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसके राइट टू स्टे साइलेंट है, ठीक है। राइट टू स्टे साइलेंट मैंने आपको बताया था ना मनीष सिसोदिया वाले केस में, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, मतलब कि आप किसी भी आर्मी ऑफिसर को अपने गुनाह कबूल करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हो गया राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, जो आर्मी ट्रिब्यूनल में या फिर जो कोर्ट मार्शल में वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट डबल जियो पार्टी, मतलब कि एक ही जुर्म की सजा 2 बार नहीं सुनाई जा सकती, ठीक है। एक जुर्म की सजा एक ही बार सुनाई जाएगी। अब इसके बाद आता है स्पेशल लीव पिटीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है कि अगर हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी तहसील में कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सीधा अपील कर सकते हो अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो केस को सुनना चाहिए ना सुनना चाहे। अगर वो केस को सुनना चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट वो केस को एक्सेप्ट कर लेगा और आप सीधा किसी भी कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बट आर्टिकल 136 का सेकंड पार्ट ये कहता है कि जो आर्मी कोर्ट है, आर्मी ट्रिब्यूनल है, वो इसके अंदर नहीं कवर होंगे। आर्मी ट्रिब्यूनल को सीधा पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से उसको वहां जाना पड़ेगा,
सुप्रीम कोर्ट क्या प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सीधा स्पेशल जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट वाली आर्टिकल 136 वो इसके अंदर वैलिड नहीं है, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 में होता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस टू हायर कोर्ट। मतलब जो हायर कोर्ट है, मान लो इलाहाबाद का एक हायर कोर्ट है, तो इलाहाबाद के हायर कोर्ट के जितने भी छोटे जुडिशरी आती हैं, छोटे छोटे जो कोर्ट्स आते हैं, कोई तहसील कोई मजिस्ट्रेट, तो उसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी स्पेशल पावर लगा सकता है कि उनकी वर्किंग के ऊपर, उनके वर्किंग ऑपरेशंस कैसे होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट आराम से डिसाइड कर सकता है आर्टिकल 227 का यूज करके। बट उसके अंदर भी यही है रीजनल रिस्ट्रिक्शन कि नॉट एप्लीकेबल टू आर्मी ट्रिब्यूनल, मतलब आर्मी ट्रिब्यूनल उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। आर्मी ट्रिब्यूनल के ऊपर कोई भी कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट अपनी पावर नहीं लगा सकता, कोई भी सुपरिटेंडेंस पावर नहीं लगा सकता आर्टिकल 227 यूज करके, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब जो एक आता है आर्टिकल 33। अब जैसे हम हर इंडियन को एक फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं, ठीक है, वैसे ही आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन नेवी वाले हैं, जो इंडियन एयरफोर्स वाले हैं, बेसिकली जितने भी डिफेंस पर्सनल है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो राइट है उसको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट कटेल कर सकती है, गवर्नमेंट उनके राइट्स कम कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जो उनका सबसे मेन मोटिव क्या होता है, डिसिप्लिन एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। इसको यूज करते हुए गवर्नमेंट उनके राइट के ऊपर अच्छी खासी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ठीक है। आर्म फोर्सेस का जो कोड क्या हुआ। अब जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल था वो 2007 के अंदर बना था। ये बेसिकली बनाया गया था कि किसी दो आर्मी पर्सनल के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, किसी आर्मी के डिस्प्यूट को लेकर उसको सॉल्व करने के लिए आर्मी फोर्स ट्रिब्यूनल 2007 में एक्ट लाया गया था, ठीक है। Who can approach the armed forces? इसके अंदर कौन कौन से लोग इसके अंदर अपील कर सकते हैं? वो जो लोग अपील कर सकते हैं, आर्मी मैन जो आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950। अब जो तीन आर्मी जो इन तीन एक्ट्स के अंदर कवर होंगे, वही आर्मी वाले इसके अंदर, वही डिफेंस वाले इसके अंदर अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आर्मी ट्रिब्यूनल है वो 2 मेंबर से बना होता है। सबसे पहला होता है जुडिशियल मेंबर, ठीक है, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब कोई जज, हाई कोर्ट का जज जो रिटायर हो गया हो, वो आर्मी पर्सनल इसके रिटायर हो गया हो तो वो आर्मी ट्रिब्यूनल के अंदर उसको लिया जाता है। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का मेंबर, रिटायर्ड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। मतलब आर्मी ट्रिब्यूनल के अंदर 2 बंदे हो गए, एक जुडिशियल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव का, ठीक है। उसके बाद जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो इंग्लिश में होंगी, और प्रोसीडिंग का प्रोसीजर वही होगा जो हायर कोर्ट में होता है, ठीक है। ऑल प्रोसीडिंग इन इंग्लिश, सेम प्रोसीडिंग एज हायर कोर्ट, ठीक है। तो ये था कोर्ट मार्शल आर्टिकल 33, स्पेशल पिटीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।